हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएलटी ग्रेड डी ट्रिपल एसबी केवीएस एनवीएस को टारगेट करते हुए साथ ही साथ जीआईसी के क्वेश्चन लेके हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चन जिसमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, जिसमें अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड्स का है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले के भी वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने 27 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, जो बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया था। इसके पहले राजस्थान स्कूल लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन था। इस तरह से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम लोग जो है अपनी ये सीरीज पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, तो आपको है अपने पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए इज अ यूजफुल टूल इन। अनुषंगी डीएनए एक उपयोगी साधन है, किसका है? लिखा है फॉरेंसिक साइंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सेक्स डिटर्मिनेशन या ट्रांसजेनिक में सैटेलाइट डीएनए जो है वो किसका टूल है? न्यायालयिक विज्ञान में, अंग प्रत्यारोपण में, लिंग निर्धारण में या ट्रांसजेनिक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेंसिक साइंस में, न्यायालयीय विज्ञान में। देखिए, साइंस की हिंदी ना थोड़ी सी टफ होती है। अगर साइंस को आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी लगेगा। देखिए, सैटेलाइट डीएनए बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन अनुषंगी डीएनए थोड़ा सा याद करने में भी अजीब सा लगता है। और जिनका बैकग्राउंड हिंदी है उन लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए, इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि साइंस में ना क्वेश्चन इंग्लिश में ही अच्छे से सॉल्व हो पाता है, ठीक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि फॉरेंसिक साइंस में डीएनए, सैटेलाइट डीएनए का यूज़ होता है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए फॉरेंसिक विज्ञान में उपयोगी है। डीएनए फिंगरप्रिंट, जिसे आप अंगुली छाप हिंदी में कहते हैं, इसके लिए मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी वेयरिंग रिपीट के बहुरूपता का विश्लेषण किया जाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग आपराधिक कानूनों, विवादों आदि के समाधान में यूज होता है। आप सभी को पता है फिंगरप्रिंट का जो यूज़ होता है, फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट लगाया जाता है, तो इसमें आपराधिक मामलों को जानने के लिए या फिर आप कोई किसी पोस्ट, अब तो फिंगरप्रिंट से थंब भी होने लगा, थंब इम्प्रेशन से जो है आप जॉब भी कहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी लग रहा है। तो इन सब के लिए जो होता है डीएनए सैटेलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, If two dominant or recessive non-allele genes are found on same chromosome, the condition is known as। यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? कपलिंग और सिस फेज, रिपल्सन ऑन ट्रांसफेज, बोथ सिस एंड ट्रांसफेज या नन ऑफ दिस। यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस एंड ट्रांसफेज कहलाता है। यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर प्रेजेंट हो तो वह सिस तथा ट्रांसफेज कहलाता है, ठीक। यदि दोनों जुड़े हुए जीनों के प्रमुख एलील एक गुणसूत्र पर मौजूद हो तो वह सिस फेज कहलाता है, यानी ऊपर वाली अवस्था कहलाती है। और यदि एक जोड़ी के प्रमुख एलील एक दूसरे के पीछे टलने वाले एलील एक गुणसूत्र पर हो तो वह ट्रांसफेज कहलाता है, ठीक है। सिस और ट्रांस के बारे में आप लोगों ने गोल्गी बॉडी में भी पढ़ा होगा। गोल्गी बॉडी जब इस तरह से ये बनता है गोल्गी बॉडी, तो इसके ऊपर वाले भाग को सिस और नीचे वाले भाग को ट्रांस कहा जाता है, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक है। गुणसूत्रों पर जो पीछे हटने वाले एलील से जुड़े होते हैं वो ट्रांस कहलाते हैं, जो अपर में मौजूद होते हैं वो सिस कहलाते हैं। यानी कि अविकल्पी जीन पर दोनों ही गुणसूत्रों का प्रेजेंस होता है, सिस और ट्रांस दोनों का, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ये बुक आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ से आप जो है सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देगा, हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, which of the following bolt producer in use for the detection of DNA। निम्नलिखित शोध क्रिया प्रणालियों में कौन सी डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है?
नॉर्दर्न सोर्स यानी नॉर्दर्न बोल्ट, साउदर्न बोल्ट, वेस्टर्न बोल्ट या साउथ वेस्टर्न बोल्ट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। साउदर्न बोल्टिंग जो होता है या साउदर्न बोल्ट जो होता है रक्त या ऊतक में किसी विशेष डीएनए अनुक्रम का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा डीएनए पता लगाया जाता है, तो ये या तो आप ब्लड में या फिर टिश्यू में किसी भी डीएनए अनुक्रम का पता लगाने के लिए साउदर्न बोल्ट का जो है यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए ये तकनीक खोजी कब गई, तो ये खोजी गई थी 1875 में। आणविक जीव विज्ञानी एक लोग थे, मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट, उनका नाम था ई एम साउ, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं। उनका नाम था ई एम शाउदर्न, SOUTHERN, SM साउदर्न इनका नाम था। और इन्हीं के नाम पे इसे साउदर बोल्ट या साउदर ब्लॉटिंग इनका नाम जो है, इनको सम्मान देने के लिए इसको रखा गया 1875 में। इससे क्या होता है, किसी भी ब्लड या ऊतक में डीएनए अनुक्रम का पता लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन इट इज कॉल्ड एज। किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रबल प्रभाविता, घातक जीन, स्वार्थी जीन या प्रबलता, ओवर डोमिनेंस, लेथल जीन्स या सेल्फिश जीन या फिर एपीस्टैटिक्स। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एपीस्टैटिक्स यानी कि प्रबलता। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो जाता है तो इसे प्रबलता या फिर एपीस्टैटिस कहते हैं। एपीस्टैटिस वह घटना है जिसमें एक जीन के प्रभाव को एक या कई अन्य जीनों के द्वारा संशोधित किया जाता है, जिन्हें कभी कभी संशोधन जीन या फिर मॉडिफायर जीन भी कहा जाता है। जिस जीन का लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे एपीस्टैटिक कहा जाता है, जबकि जिसका नहीं होता है उसे हाइपोस्टैटिक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए कोडॉन रिप्रेजेंट्स, ए कोडॉन जो है प्रतिनिधित्व करता है। ए कोडॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है? यूपी पीसीएस 2006। अब आप सोचेंगे पीसीएस का क्वेश्चन क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो आपको बता दें यूपी पीएससी के द्वारा यूपी पीसीएस का भी एग्जाम लिया जाता है और एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी का तो नहीं, लेकिन एलटी ग्रेड का पेपर भी यूपी पीएससी के द्वारा लिया जाता है। तो पूछने का पैटर्न ना एग्जामिनर का सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग पीसीएस तक के क्वेश्चन को इसमें कवर कर रहे हैं, ओके। एक कोडान प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? अ सेट ऑफ 3 बेसिस इन डीएनए सेगमेंट। तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएनए खंड के 3 क्षारकों का एक सेट का प्रतिनिधित्व एक कोडान करता है, ठीक है। एक कोडान किसका करता है? डीएनए खंड के डीएनए सेगमेंट के 3 क्षारकों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। एक डीएनए या आरएनए अणु में लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम जो एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कुछ कोडान ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं तथा अंत का संकेत देते हैं, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से कौन सा अणु नियमित रूप से केंद्रक के कोशिका द्रव्य की ओर गति करता है? ग्लाइकोजन, आरएनए, डीएनए या कोलेस्ट्रॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आरएनए। आरएनए अणु हमेशा न्यूक्लियस के यानी केंद्रक के कोशिका द्रव्य जिसे आप साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं उसकी तरफ गति करता है। साइटोसोल में कुछ आरएनए राइबोसोम से जुड़ते हैं, वहाँ वे प्रोटीन संश्लेषण बनाते हैं। साइटोसोल आपने देखा होगा ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही अपर पार्ट जो है केंद्रक का मेम्ब्रेन बनाता है और इसी पे जो है राइबोसोम पाया जाता है और ये राइबोसोम क्या करते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं और इससे जाकर चिपक जाते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कौन करता है तो राइबोसोम करते हैं, ठीक है। आरएनए जो है वो राइबोसोम से जुड़ जाता है और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करने लगता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a mutation that change a codon specify one amino acid to termination codon is called as।
एक उत्परिवर्तन जो एक अमीनो अम्ल को निर्देशित करता है निर्दिष्ट करने वाले कोडान को टर्मिनेशन कोडान में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है? मिसेंस उत्परिवर्तन यानी मिसेंस म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या फिर ट्रांसमिशन म्यूटेशन, या फिर नॉनसेंस म्यूटेशन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉनसेंस म्यूटेशन। एक नॉनसेंस उत्परिवर्तन एक डीएनए अनुक्रम के एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटा अधूरा प्रोटीन उत्पादन होता है तथा डीएनए कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह अणुओं की एक श्रृंखला डीएनए अणुओं की एक श्रृंखला है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। नॉनसेंस उत्परिवर्तन एक अमीनो अम्ल को निर्देशित करने वाले कोडानों को टर्मिनेशन कोडान में बदल देता है। ठीक है, कौन बदलता है टर्मिनेशन कोडान में? ऐसे अमीनो अम्ल जो जो एक अमीनो अम्ल को निर्देशित करने वाले कोडान को टर्मिनेशन कोडान में बदलने का कार्य कौन करता है? तो नॉनसेंस म्यूटेशन करता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कोडान फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक इज। यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कोडान है AUG, UAA, AGU, UGA। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, AUG। यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए जो कोडान यूज होता है वो AUG है। ठीक है, AUG। ओके, और अगर बात करें UAA की तो इसे ओकरे कहते हैं, ओकरे। ठीक, और UAG कहाँ है? UAG है इसमें क्या? UAG ध्यान नहीं है। UGA को ओपल कहते हैं, ओपल। और एक होता है UAG इसको अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। ठीक है, और अंतिम नॉनसेंस कोडान होता है ये UAA, UAG और UGA, ये अंतिम नॉनसेंस कोडान होता है। इनिशियल्स में यानी कि प्रारंभ में कोडान एक राइबोसोम द्वारा अनुवादित मैसेंजर RNA जिसे आप mRNA कहते हैं प्रतिलेखन का पहला कोडान होता है। ठीक है, और ये जो है जो शुरुआत होता है प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कोडान AUG होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर इन अ कंप्लीट पिच ऑफ जेड DNA आर। जेड DNA की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या है 10, 11, 12 या 12.2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। जेड DNA की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या 12 है। जेड DNA का एक बाएं हाथ का पेचकार रूप है। इसमें द्विहेलिक्स एक जिग-जैग पैटर्न में बाईं ओर खुलता है। द्विहेलिक्स जानते हैं क्या? डबल हेलिक्स मॉडल, जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल होता है जिसे DNA वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में। इसी को जिग-जैग पैटर्न या द्विहेलिक्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, और जेड DNA एक पूरी पिच की न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जानते हैं। तो इनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, जोड़ों में 12 होती है। अगर ऐसे पूछ ले तो 24 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, tRNA के एंटीकोडॉन लूप में शामिल है। tRNA के एंटीकोडॉन लूप में क्या शामिल है? 5 पेयर बेस्ड, 7 पेयर बेस्ड, 3 पेयर बेस्ड या 5 पेयर बेस्ड। 5 अयुग्मित बेस अनपेयर लिखा है, सॉरी पहले वाले में अनपेयर लिखा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अनपेयर बेस्ड। tRNA के एंटीकोडॉन लूप में 7 अयुग्मित आधार शामिल होते हैं। एक एंटीकोडॉन एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है जो स्थानांतरण RNA जिसमें tRNA जो होता है अणु के एक छोर पर स्थित होता है जो mRNA अनुक्रम से संबंधित कोडान का पूरक होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 अनपेयर बेस, tRNA के एंटीकोडॉन लूप में कौन शामिल है? 7 अनपेयर बेस शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई होप ये ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि ये जीन्स और जेनेटिक कोड के क्वेश्चन है। ऐसे टॉपिक जनरली हम लोग कम पढ़े होते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे उनको बहुत टफ नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के भी क्वेश्चन करे हैं, क्रोमोजोम के भी क्वेश्चन करे हैं। आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। और आगे धीरे धीरे हम लोग एनिमल सेल, प्लांट सेल, सारे क्वेश्चन को ना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा बायोलॉजी में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। फिर अभी जूलॉजी कर रहे हैं, जूलॉजी के बाद बॉटनी भी करेंगे एग्जाम से पहले। ओके, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो हम बात करेंगे, मैराथन क्लास ले आएंगे आपके लिए। बाकी आप लोग से एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताया करिए।
आपके कमेंट से क्या होता है ना, आपके कमेंट से देखिए हमें यूट्यूब द्वारा कोई पैसा नहीं मिलता, कोई चार्ज नहीं मिलता, लेकिन आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और हमें अब मतलब पता चलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और हम कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का प्रयास आप लोगों के लिए करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा। तो बस इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, या फिर आपको जो टॉपिक पढ़नी है या फिर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए, ओके। क्वेश्चन है, इफ वन स्टैंड ऑफ डीएनए हैज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5GATCAA3 इज कंप्लीमेंट्री स्टैंड विल हैव द सीक्वेंस। यदि डीएनए के एक स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम 5GATCA3 है तो इसका पूरक स्टैंड अनुक्रम क्या होगा। तो आपको बता दें ये ना बहुत टफ नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए एक डीएनए है, इसका अगर एक स्टैंड है, क्या दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 3, ठीक। और ये स्टैंड क्या दिया हुआ है, स्टैंड दिया हुआ है GATCAA, यानी कि गोनिन, एडनिन, थायमिन, सेटोनिन, एडनिन, एडनिन, ये दिया हुआ है। अब इसका पूरक आपसे पूछा है, इसका पूरक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका पूरक जो होगा वो होगा, एक मिनट, ऐसे 5 और 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटोसिन, थायमिन, एडनिन, गोनिन, थायमिन, थायमिन, ये इसका पूरक हो जाएगा, ठीक है। CAGTT पूरक होगा। डीएनए पूरक, जिसे आप cDNA कहते हैं, कि एक स्टैंड के एक क्षेत्र की एक प्रति है जो स्टैंडों को एक दूसरे के पूरक के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज, डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया है, डिस्पर्सिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया क्या है, प्रकृति कैसी है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट ये क्या हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए प्रकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया सेमी कंजर्वेटिव होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है अर्ध संरक्षित, अर्ध संरक्षित। इंग्लिश में याद करिए सेमी कंजर्वेटिव, वो ज़्यादा बेटर होगा। सेमी कंजर्वेटिव के नए अणु में, प्रत्येक नए अणु में एक नया संश्लेषित स्टैंड और एक टेम्पलेट स्टैंड होता है। रिप्लिकेशन के दौरान डीएनए का नया सिरा टेम्पलेट स्टैंड पर किए गए संशोधनों के साथ समायोजित हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट अ रिक्वायर फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। कौन से एंजाइम की जरूरत डीएनए रिप्लिकेशन में नहीं होती है। डीएनए पॉलीमरेज, डीनेज, लाइगेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें जो लाइगेज है ये जोड़ने वाला एंजाइम होता है, तो इसका तो यूज़ होगा। फिर उसके बाद इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसकी उपस्थिति में आरएनए प्राइमर संश्लेषित करता है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को हटाकर अंतराल को भरता है, यानी कि उसके बीच में जो गैप रहता है डीएनए पॉलीमरेज उसको भरता है। आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में आरएनए प्राइमर संश्लेषित करता है, फिर डीएनए क्या करता है, उसी प्राइमर को हटाकर जो बीच में गैप रहता है उसको भरने का कार्य करता है, और लाइगेज क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। बाकी डीनेज का कोई भी कार्य जो होता है डीएनए प्रकृति में नहीं होता है। डीएनए का जब रिप्लिकेशन हो रहा होता है, ये डीएनए है, ये डीएनए का जब रिप्लिकेशन हो रहा है यानी ये टूट रहा होता है, तो इसमें आरएनए प्राइमर की तरह काम करता है, प्राइमर की तरह काम करता है। उसके बाद डीएनए क्या करता है, इस प्राइमर को हटा देता है। डीएनए क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस प्राइमर को हटा देता है और इनके बीच जो गैपिंग है उसको खत्म करता है, और लाइगेज क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। बाकी डीनेज का कोई भी कार्य नहीं होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी आवश्यकता नहीं होती है डीएनए रिप्लिकेशन में डीनेज की, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन अ डबल हेलिक्स डीएनए, इन अ डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होता है, एकल स्टैंडर्ड हेलिकल्स नहीं होते हैं, एक ही स्टैंड पर एक प्यूरिन और पिरामिडिन बेस के बीच हाइड्रोजन बंद होता है, एक स्टैंड पर एडनिन विपरीत स्टैंड पर थायमिन से हाइड्रोजन बंधी होती है, या फास्फोएस्टर्ड बॉन्ड हेलिक्स के इंटीरियर की ओर उन्मुख होता है। पूछा है कि डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होता है, तो आपको बता दें डीएनए डबल हेलिक्स जो होता है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसमें डीएनए जो होता है इस तरह से होता है, ये आगे आगे ऐसे बढ़ता जाता है, एक मिनट ऐसे,
ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एडनिन अगर एक बेस पे है एडनिन, तो दूसरे पे होगा थाइमिन। ठीक है, और ये दोनों जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, एडनिन जुड़ेगा थाइमिन से, और गुआनिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड साइटोसिन से। ठीक है, इससे जुड़ता है। ठीक, एक डीएनए डबल हेलिक्स में ऐसे रिंग प्यूरिन और पिरामिडिन, गुआनिन तथा प्यूरिन और एडनिन, ठीक है, प्यूरिन और एडनिन, गुआनिन तथा पिरामिडिन तथा साइटोसिन व थाइमिन होते हैं। अगर प्यूरिन में पूछ लिया जाए तो क्या क्या होता है, तो एडनिन और गुआनिन होता है, और पिरामिडिन में क्या क्या होता है, तो थाइमिन और साइटोसिन होता है, जो वैकल्पिक डीऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक एसिड समूहों के रीढ़ होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, एक स्टैंड पर एडनिन और विपरीत स्टैंड पर थाइमिन के हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, यानी एडनिन होगा फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये किससे जुड़ा होगा, एडनिन किससे जुड़ा होगा, थाइमिन से जुड़ा होगा। ठीक है, एडनिन जुड़ता है थाइमिन से, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से, गुआनिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, साइटोसिन से। अगला क्वेश्चन, इन लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई repressor in is synthesized through the activity of a gene called। ई कोलाई के लैक ओपेरान में रिप्रेसर जीन, जिस जीन की गतिविधि के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है वह क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन या फिर प्रोमोटर जीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर जीन। संरचनात्मक जीन वे होते हैं जो एमआरएनए उत्पादित करते हैं। ठीक है, एमआरएनए जिनको उत्पादित करते हैं वो फंक्शनल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन कहलाते हैं। ये एमआरएनए संश्लेषण के नियंत्रण में कार्य के स्विचिंग के दौरान ऑपरेटर जीन कंट्रोल जीन में बदल जाता है। जिस जीन के क्रियाकलाप के द्वारा लैक ऑफ ओपेरॉन में ई कोलाई रिप्रेसर का निर्माण होता है उसे रेगुलेटर जीन कहते हैं। ठीक है, और यही जो क्या कहते हैं संश्लेषण जीन होते हैं ये ऑपरेटर जीन के द्वारा कंट्रोलर जीन में बदल जाते हैं, और जिस जीन के क्रियाकलाप के द्वारा लैक ओपेरॉन में ई कोलाई रिप्रेसर का निर्माण होता है उसे रेगुलेटर जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए कंटेन्स 20,000 बेस पेयर, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स वुड बी प्रेजेंस इन इट। डीएनए में 20,000 युग्म यानी बेस पेयर हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। अगर डीएनए में 20,000 युग्म पेयर हैं तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ठीक इसके डबल हो जाएंगे यानी 40,000 हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक क्षार युग्म में 2 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, 2 पाया जाएगा तो ये डबल हो जाएगा ना, तो इस मतलब एक क्षार युग्म होता है मतलब जोड़ा होता है, बेस पेयर होता है। अगर एक बेस पेयर में 20,000 है तो इसका डबल ठीक 40,000 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, एडेनोसिन है, एडेनोसिन क्या है, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस, राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एडेनोसिन क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एडेनोसिन को ना हम लोग कहते हैं प्यूरिन। एडेनोसिन किसका भाग है, प्यूरिन का भाग है। और प्यूरिन क्या है, प्यूरिन एक प्रकार का राइबोन्यूक्लियो ऑक्साइड है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियो ऑक्साइड है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह टूटने पर एडेनोसिन ट्राइफास्फेट जिसे आप एटीपी कहते हैं, इसी का निर्माण एडेनोसिन के द्वारा होता है, और यह प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड का एक भाग है, और इसी को या तो फिर प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड कहते हैं या फिर राइबोन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, और यह टूट कर क्या बनाती है, एटीपी का निर्माण करती है। ओके, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोन्यूक्लियोसाइड। ओके, अगला क्वेश्चन मैच करना है यहाँ पे, एक मिनट। पहला दिया है बार बॉडी, बार बॉडी क्या होता है, फिर दिया सेंट्रोमियर, टेलोमियर और एक्सप्रेस जीन। तो इसमें ना इसको आपको मैच करना है कि कौन सा क्या होता है। तो आपको बता दें बार बॉडी जो होता है ये वैकल्पिक हेट्रोक्रोमैटिन होता है। क्या होता है, वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन यानी एक को एक से ही मिलाना है बार बॉडी। फिर सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमिन होता है, ये भी सही मिला हुआ है। टीलोमियर क्या होता है, टीलोमियर कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, टीलोमियर भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोमियर होता है यानी इससे मिलेगा। और एक्सप्रेस जीन जो होता है ये यूक्रोमेटिन होता है, ये इससे मिलेगा। ठीक है, व्यक्त जीन जो होता है यानी कि 1 2 2 3 किस में दिया है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 दिया ना और यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिया। क्यों 3 दिया? क्योंकि एक ही को 2 बार मिला है। सेंट्रोमियर और टीलोमियर दोनों ही कॉन्जेटिव जो होता है, कॉन्जिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 2 2 3, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बार बॉडी वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर कॉन्जिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, टीलोमियर कॉन्जिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और व्यक्त जीन जिसे आप एक्सप्रेस जीन कहते हैं, ये यूक्रोमेटिन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट ना करने वाला आरएनए है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए? मिक आरएनए, एचएन आरएनए, एसएनओ आरएनए या ऑल ऑफ एबव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। कूट न करने वाला आरएनए, नॉन कोडिंग आरएनए एक आरएनए अणु है जहां प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होता है। नॉन कोडिंग आरएनए के अंतर्गत माइक्रो आरएनए, सिर आरएनए, पिर्प आरएनए यानी पी आरएनए या पीआई आरएनए, एसएनओ आरएनए और एसएन आरएनए, ईएक्स आरएनए, एससीए आरएनए आदि जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा आरएनए है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या एचएनआरएनए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए यह सबसे छोटा आरएनए होता है। यह अमीनो अम्ल को संदेशवाहक आरएनए की सूचनाओं के आधार पर राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसका नाम ही ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है। ये सूचना का क्या करता है? ट्रांसफर करता है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए जो होता है ये आरएनए का 10 से 50 भाग होता है। रॉबर्ट होली नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था। अगर पूछा जाएगा टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल रॉबर्ट होली नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था, ठीक। क्लोवर लीफ मॉडल के अनुसार ये है क्या क्लोवर लीफ मॉडल? तो इसके अनुसार टीआरएनए की एक श्रृंखला 5 भुजाओं के निर्माण के लिए स्वयं मुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक भुजा में एक अमीनो एसिड बाइंडिंग स्टेम तथा एंटीकोडॉन लूप होता है। संरचना का शेष भाग इन दोनों क्षेत्रों को अमीनोसाइल सिंथेसिस के साथ उचित संबंध में रखने का कार्य करता है, ठीक। और सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? टीआरएनए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 4 अलग अलग डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणुओं को AD के पिघलने के तापमान है मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर द 4 डिफरेंस डबल स्टैंडिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स ADR, यानी कि ABCD 4 जो हैं अलग अलग डीएनए अणु हैं, इनके पिघलने का तापमान क्या होगा? सबसे पहले कौन सा पिघलेगा? तो आपको बता दें, इनके पिघलने का जो तापमान होता है, 1 मिनट रुक जाइए, अगर ABCD इस तरह से 4 अणु हैं डीएनए के, तो सबसे पहले जो पिघलेगा वो पिघलेगा, सबसे पहले पिघलेगा बी। सबसे पहले कौन पिघलेगा? बी। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? बी पिघलेगा 65 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 65 डिग्री से टेम्परेचर पे। उसके बाद पिघलेगा ए कितने डिग्री पे पिघलेगा? 75 पे पिघलेगा ए। उसके बाद पिघलेगा डी, कितने पे पिघलेगा? 78 में। और सबसे लास्ट में पिघलेगा सी, कितने पे? 84 यानी 84 पर, ठीक है। सबसे अधिक GC क्षार वाले जोड़े डीएनए खंड में उच्चतम गलनांक होता है, ठीक है। GC क्षार क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ये ग्वानिन और साइटोसिन क्षार वाले से जुड़ा होता है, तो इसी के अनुक्रम में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस रेशियो इज नॉट प्रेजेंट? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार अनुपात मौजूद नहीं है? A+T GC या फिर AGCT या फिर CG या फिर GTAG? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए G+T और AG क्षार अनुपात मौजूद नहीं है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ द्विबंध बनाता है तथा एडेनिन थायमिन के साथ त्रिबंध बनाता है, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ग्वानिन डबल बॉन्ड साइटोसिन और थायमिन, ग्वानिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एडेनिन ट्रिपल बॉन्ड थायमिन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, A ट्रिपल बॉन्ड T और G डबल बॉन्ड C, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है, सॉरी C, यहाँ पे C रहेगा, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाए एडेनिन और थायमिन कितने बॉन्ड बनाता है, तो एडेनिन और थायमिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एडेनिन और
थायमीन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन और साइटोसिन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोडान टर्मिनेशन कोडान नहीं है? कौन सा कोडान टर्मिनेशन कोडान नहीं है? तभी हम लोग ने देखा था कि ऑप्शन डी यूजीजी, इसे ट्रिप्टोफैन कोडान कहते हैं, ये टर्मिनेशन कोडान नहीं है। बाकी यूएए, यूएजी और यूजीए टर्मिनेशन कोडान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्यूरिन के पिरामिडिन या पिरामिडिन से प्यूरिन में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्यूरिन से पिरामिडिन या फिर पिरामिडन से प्यूरिन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, रिवर्जन या फ्रेम शिफ्टिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसवर्जन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रांसवर्जन। प्यूरिन से पिरामिडिन या पिरामिडिन से प्यूरिन में परिवर्तन ट्रांसवर्जन कहलाता है। आणविक जीव विज्ञान में ट्रांसवर्जन डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में एक बिंदु उत्परिवर्तित को संदर्भित करता है, जहां एकल प्यूरिन को पिरामिडिन या इसके विपरीत बदला जाता है। किस तरह से बदला गया है यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा PDF प्राप्त करके। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ प्यूरिन्स? निम्नलिखित में से कौन दोनों प्यूरिन्स हैं? साइटोसिन और थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन, एडेनिन या ग्वानिन? तो प्यूरिन कौन होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन होते हैं, और थायमीन और साइटोसिन जो होते हैं ये पिरामिडिन होते हैं। ठीक है, थायमीन और साइटोसिन पिरामिडिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। ठीक, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ द्विबंध बनाता है, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ द्विबंध बनाता है। एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों तो हो गए प्यूरिन, लेकिन ये किसके साथ बंध बनाएगा? एडेनिन किसके साथ बंध बनाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, एडेनिन किसके साथ बनाता है, किसके साथ बनाएगा? एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ HT द्विबंध बनाता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अगला है, DNA स्टैंडर्ड के दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी क्या होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम? DNA स्टैंडर्ड के दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी, इसका सही जवाब हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। DNA स्टैंडर्ड के दो क्षार युग्मों की दूरी, यानी जो ये स्टैंड जो ये होता है ये ऐसे बना होता है, तो ये जो स्टैंड है ये इसकी दूरी जो पूछा है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ DNA इज कॉल्ड? DNA का निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन? DNA का निर्माण क्या कहलाता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये चित्र जो है आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। DNA बनता है, एक मिनट रुकिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। DNA, फिर DNA का रिप्लिकेशन होता है तो DNA बनता है। ठीक है, DNA का रिप्लिकेशन क्या होगा? एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं बनाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ऐसे बनाइए DNA। ठीक है, फिर बनेगा RNA, फिर बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। ठीक है, और DNA से RNA बनेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनेगा तो ये ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। और DNA से DNA बनता है, एक बार DNA से DNA भी बनता है, DNA से DNA। अगर DNA से DNA बना तो ये रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। तो DNA से DNA बना तो रिप्लिकेशन, DNA से RNA बना तो ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA बना तो ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर यही RNA से DNA बन जाए, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये एक डायग्राम होता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से बना है, लेकिन आप इस तरह से याद करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। DNA से DNA बना तो रिप्लिकेशन, DNA से RNA बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और DNA से RNA से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। लेकिन RNA से जब DNA बनता है तो क्या कहलाता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि DNA से DNA बनना क्या कहलाता है? DNA से DNA बनना जो है वो रिप्लिकेशन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्लों में कितने प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार के। कौन कौन से? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, RNA में। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए समाप्ति संकेत यानी कि टर्मिनेशन सिग्नल क्या है?
से आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UAA। प्रोटीन संश्लेषण के लिए टर्मिनल संकेत 3 स्टॉप कोडॉन में से एक आगमन के साथ शुरू होता है, UAA, जिसे आप ओकरे या फिर गेरू कहते हैं, UAG अंबर, UGA ओपेल और नॉनसेंस अथवा स्टॉप कोडॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन अकम्प्लिस्ड बाय, किसके द्वारा होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि इसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि माता पिता के लक्षण उनके संतान में पहुंचने की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिपलेट कोडॉन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा? DNA के द्वारा तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत डीप अगर आप जाएंगे ना तो आनुवांशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण ट्रिपलेट कोडॉन के द्वारा जाता है। ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या होते हैं? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, AUG UAA, ये जो होता है ये ट्रिपलेट कोडॉन होता है सब। ठीक है, और DNA सभी यूकैरियोटिक तथा कुछ जीवों में आनुवांशिक सामग्री ले जाता है। ठीक, ये जीवों में ले जाता है। अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं तथा उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? इंसुलिन की खोज, प्रतिबंध एंजाइम, DNA की आणविक संरचना या RNA का संश्लेषण? देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी हाल में ना वाटसन जो थे, ये जो वाटसन थे जिन्होंने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में, इनका जो है डेथ हो जाता है 97 यानी 97 साल की उम्र में इनका जो है अभी हाल में डेथ हो गया है। इसलिए ये जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि वाटसन और क्रिक किस खोज के लिए प्रसिद्ध है तथा उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका हम सभी को पता है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है इसके लिए ये प्रसिद्ध है और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ठीक है, वाटसन ने 1953 में फ्रांसिस के साथ मिलकर DNA के डबल हेलिक्स संरचना की खोज की और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इस खोज ने मेडिकल साइंस और जेनेटिक्स की दुनिया में नई क्रांति ला दी थी, ये हम सभी को पता है। वाटसन उस समय मात्र 24 साल के थे जब इन्होंने ये खोज कर रखा था और इनका अभी हाल फिलहाल जो है वो डेथ हो जाता है, इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA या फिर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA दे दे, दोनों ही सही है। ठीक है, और ये पुरस्कार इनको मिला कब था? तो ये पुरस्कार इनको 1962 में मिला था। कब मिला था? 1962 में मिला था। ठीक है, इंसुलिन की खोज पर सर बैंटिंग, चार्ल्स वेड और मैकलियोड ने की थी। इंसुलिन की खोज अगर पूछ लिया जाए किसने की थी, तो एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? यहाँ पे देखिए, बैंटिंग, चार्ल्स वेस्ट और मैकलियोड ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, DNA का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं DNA का डबल हेलिक्स मॉडल है, यही वाटसन और क्रिक ने यही खोजा था। इसी को मैं बता रही थी कि देखिए एडेनिन और थायमिन, ये देखिए दो बॉन्ड जुड़े हैं ना एडेनिन और थायमिन के साथ, और दूसरा ग्वानिन और साइटोसिन के साथ। ठीक है, यही बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, इसी की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया है हेलिक्स का टाइप दिया है और बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स दिया है, यानी हेलिक्स के प्रति मोड़ के क्षार युग्म जो है वो दिया हुआ है। पहला दिया ABCZ। ABCZ, ए जो होता है इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा A11। ए किससे मिलेगा? 11 से। एक मिनट रुक जाइए, गलत हो गया। ए मिलेगा 11 से। बी, अरे यार सीधी लाइन भी नहीं हो रही। ए मिलेगा 11 से, बी होगा 10 10, सी होगा 9.33 और जेड होगा 12। ये इसका सही मिलान हो जाएगा, यानी कि आप इसको मिला देंगे 3 2 1 4। 3 2 1 4 आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा 3 2 1 4। यहाँ पे देख लीजिए, ए मिलेगा 11 से, बी 10, सी 3.99 और जेड 12। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बी DNA की विशेषता नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आप कौन सा टॉपिक हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत जल्द हम बॉटनी के भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो आप उसको पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।